100 मार्क्स का पेपर है आपका। ये पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 जो है आपका वो अकाउंटिंग को लेकर है, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसको हम अकाउंट्स कहते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर है। ये पार्ट आपका 80 मार्क्स का है। इसमें आपके पास सारे टॉपिक कंटेंट वही हैं जो आप लोग ऑलरेडी 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़कर आए हैं, बट फिर भी हम इन बातों को बिल्कुल जीरो से लेंगे, बिल्कुल बेसिक से हर एक चैप्टर को हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, इसको भी इन्होंने आपके 3 सब पार्ट में डिवाइड किया है। स्टडी नोट नंबर 1, जिसमें आपके पास अकाउंटिंग फंडामेंटल्स हैं। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स जो है आपका, बेसिकली वो आपका पूरी 11th क्लास का जो बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है उसको लेता है। यानी आपके पास जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग किन किन अजम्पशंस, किन किन कॉन्सेप्ट, किन किन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आफ्टर दैट आपके पास उसकी जो जर्नल एंट्रीज बनती हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, उसके बाद आपके पास जितनी भी सब्सिडरी बुक्स हैं, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रीसिएशन और बैंक रिकंसिलेशन, ये आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल पार्ट को कवर करते हैं। सारी आपकी बेसिक अकाउंटिंग आ गई अप टू द ट्रायल बैलेंस। देन आफ्टर दैट 3 स्पेसिफिक अकाउंटिंग, डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंटिंग और देन बीआरएस प्रिपरेशन, कि जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है वो कैसे बनाया जाता है। आपका जो स्टडी नोट नंबर 2 है, यहां पर स्पेशल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बताई गई है। स्पेशल ट्रांजैक्शन, 3 स्पेशल ट्रांजैक्शन यहां पर कवर किए गए हैं। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बस यही 3 स्पेशल अकाउंटिंग यहां पर आपके पास कवर है। और आपका जो लास्ट पार्ट है इसका, स्टडी नोट नंबर 3, इसमें आपको फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन बताई गई है। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स 2 के, एक तो प्रॉफिट, एक तो है प्रॉफिट एंटिटीज और एक है नॉन
प्रॉफिट एंटिटीज यानी एनपीओ। ये तो आपके नॉर्मल ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट हो गया और ये एनपीओ की अकाउंटिंग हो गई। तो बेसिकली आपके 80 नंबर में जो पार्ट है वो इस तरह से डिवाइडेड है, इन 3 यूनिट में डिवाइडेड है। इन 3 यूनिट में भी इस यूनिट का वेटेज 35 मार्क्स का है, इस यूनिट का वेटेज 20 नंबर का है और इस यूनिट का वेटेज आपका 25 मार्क्स का है। तो ये 80 नंबर में आपको बस मात्र इतनी सी अकाउंटिंग पढ़नी है और मात्र नंबर बहुत सारे हैं 80। फिर इसका जो पार्ट 2 है आपका, जो कि आपके 20 मार्क्स को कवर करेगा, ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। एक सिंगल यूनिट इसकी बनाई गई है जिसमें 3 बातें इन्होंने डिस्कस की हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, होती क्या है ये अकाउंटिंग, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, बट ये क्या होती है और इस कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या रिलेशन है। रिलेशन विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हमारा जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है और किस तरह से होता है, यानी कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो हमें इनकर्ड करनी पड़ेंगी अपने प्रोडक्ट को बनाने या अपनी सर्विसेज को देने में। एंड द लास्ट वन इज हम कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको एक कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। टोटली न्यू सेगमेंट है आप लोगों के लिए जो आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा है। तो ये 20 नंबर हमारे पास इन 4 बातों को लेकर हैं, मीनिंग, उसका रिलेशन, देन कितने तरह की कॉस्ट होती है तो क्लासिफिकेशन, एंड द लास्ट वन इज हाउ टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, या मैं ये बोलूं कि हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ एनी सर्विसेज। तो बताइए, क्या आपको आपके सिलेबस का पार्ट बिल्कुल सबको अब क्लियर है? हालांकि कुछ बच्चों को मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, बट क्या होता है बार बार न्यू ज्वाइनिंग से हमारे पास थोड़ा सा हमें रिवीजन करना है ताकि सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल एक साथ चलते रहें। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हमारा जो ये स्टडी नोट नंबर 2 है, स्टडी नोट नंबर 2, उसका जो एक स्पेशल ट्रांजैक्शन आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो जिसका नाम है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिएगा 100% पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव में काफी वैरायटी के क्वेश्चन इसमें आपके पास बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जरा इस चैप्टर के आने के ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। कौन बताएगा? रिया विजय। रिया बताओ, आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, एक्चुअली में इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्या था, हमें क्यों ये चैप्टर लाना पड़ा, उसकी बात हमें किस तरह की स्पेशल अकाउंटिंग है। थोड़ा सा पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं, फिर रिया बताएगी। देखिए क्या होता है, मान लो ये एक पर्सन है मिस्टर ए,
ये एक बिजनेस रन करते हैं। मुझे बताओ बिजनेस को करने का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? क्यों करते हो आप ये बिजनेस, या क्यों ये पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है, या क्यों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्यों मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं? बताइए, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड एनी सर्विस और एनी बिजनेस? क्या हुआ भाई? अच्छा चलो, आप क्यों पढ़ रहे हो भाई? आप अगर इस कोर्स को कर रहे हो तो कुछ सोच के ही कर रहे होगे ना, या बोले सर अब घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा क्या करें, क्या करें, तो बोले पढ़ ही लेते हैं, क्या ऐसा होता है? हाँ, टू अर्न मनी। देखा, अब थोड़ा सा बातें आई। यानी जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो उसका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट, अर्न करना। अच्छा जी, अब अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो इसका मतलब आपको अपनी रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी। रेवेन्यू या सेल्स, बोलो एग्री? अब जानते हो, एक बिजनेस में अगर आप ज्यादा सेल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी क्रेडिट सेल पर ध्यान देना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स, जानते हो जब आप उधार माल बेचते हो ना, तो 100% कई कस्टमर्स जो पैसे की कमी के कारण से आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे थे, वो भी उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको बोल दिया कि भैया 2 महीने 3 महीने बाद पेमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो सेल्स बढ़नी चाहिए। सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने माल को उधार भी बेचना पड़ेगा। दैट विल बी कॉल्ड एज क्रेडिट सेल। तो लीजिए, ये मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और मैंने क्या किया, इनको उधार माल बेचा है। लो, सेल कर दी भाई। सेल ऑन क्रेडिट। अच्छा, मुझे ये बताओगे अब आप, सलोनी, बहुत सिंपल सी, मैं भी बहुत बेसिक अकाउंटिंग पर बात करता हूं। मुझे बताओ, जब इसने उधार माल बेचा तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा उस गुड्स को बेचने की? सर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एक्स को अपना डेटर बना लेगा और अपनी रेवेन्यू बुक कर देगा। बोलो क्या सभी को ये एंट्री क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक एंट्री है बिल्कुल। आप बचपन से करते आए हो कि भैया अगर आपने उधार माल बेचा तो सामने वाले पर्सन को अपना डेटर बना दो और सेल बुक कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक ऑप्शन क्या है? आप आराम से 2 महीने 3 महीने वेट करो, और वेट करने के बाद आप क्या कर लोगे? मिस्टर एक्स के पास अप्रोच करो कि भैया लाओ मुझे मेरा पैसा दे दो, और ये आपको पैसा दे दे, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। आज आप जाते हो, मान लो आप शॉपकीपर किसी शॉप पर गए जहां पर आपको उधार माल मिलता है, आप जाते हो, बोले लिख लो भैया डायरी में, और आप सामान ले आते हो। देन पापा मम्मी क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं फ्यूचर में जाकर। लेकिन बिजनेस में एक और तरह का ट्रांजैक्शन इस क्रेडिट सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है। सुनना बहुत ध्यान से। मिस्टर ए एक्स को जब माल बेचता है तो बोलता है देख, उधार माल तो मैं तुझे बेच रहा हूं, लेकिन अपन इस उधार सेल को क्या करते हैं, थोड़ा सा एविडेंस के साथ रखते हैं। बोले क्या करते हैं? मैं एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना।
ये मिस्टर ए थोड़ा सेफ साइड चलना चाहते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं था इस तरह के चैप्टर का इनबिल्ट होना। आप उधार माल बेचते हो, ले आओ जाके, और उसके बाद आप उसको पैसा दे आओ, विश्वास पर काम होता है। बट जानते हो अकाउंटेंसी बोलती है विश्वास ही तो टूटता है, विश्वास ही तो टूटता है। तो भैया उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे हम। तो सुनना, ये मिस्टर ए क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, और उस डॉक्यूमेंट के द्वारा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस पर्सन को एक ऑर्डर देता है जिसको इसके द्वारा साइन किया जाएगा। यानी ये उसको बोलेगा कि हाँ आपने यहां जो बातें लिखी हैं वो सही हैं। तो ये क्या बोलता है, जो मिस्टर ए हैं वो इस एक्स को क्या बोलेगा कि देख, आज से 2 महीने बाद तू या तो मुझे या मेरे बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को, या फिर जो इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आएगा उसको ये अमाउंट जो इस इंस्ट्रूमेंट में लिखा जा रहा है उसे पे कर देगा। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक ऑर्डर दे रहा है ए मिस्टर एक्स को कि भैया देख, मुझे एक सबूत चाहिए कि मैंने तुझे माल बेचा और तू पैसा दे देगा। तो बोले एक काम करते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि बोले उसमें मैं लिखूंगा कि तू आज से 2 महीने बाद मुझे या मेरे बिहाफ पर किसी तीसरे पर्सन को, या फिर जो व्यक्ति इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आएगा उसे 5,000 रुपए का पेमेंट कर देगा। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, ए के द्वारा बनाया जाता है, और उस पर ए अपने साइन कर देता है। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट वो एक्स को भेजेगा और एक्स भी उसको पर साइन करके अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। जैसे ही मिस्टर एक्स ने इस इंस्ट्रूमेंट पर साइन किया, अब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, जिस लीगल डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। यानी आपने कुछ माल दिया, बदले में एक्सचेंज में आपको एक डॉक्यूमेंट मिला विच इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बोलो क्या मेरा यहां तक की बात मीनिंग समझ आई सभी को? राधिका आपकी आज शायद पहली क्लास है बिल्कुल। यस सर। तो बोलो मेरा ये डेफिनेशन वाला पार्ट थोड़ा क्लियर हुआ जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है? यस सर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब समझिए, मैं अभी आपको डेफिनेशंस भी लिखवाऊं, सारी बातें हम करेंगे, बट मेरा जो कहने का मतलब है वो समझना, ये चैप्टर अपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन को लीगली सिक्योर करने के लिए बनाया गया, लीगली सिक्योर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि यार आप जिस पर्सन को माल बेच रहे हो क्या पता वो क्या है कैसा है, तो या तो आप उसे माल दोगे नहीं तो सेल्स इंक्रीज नहीं होगी। तो उसकी जगह पर आजकल जो ट्रांजैक्शन है वो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू कर दिए जाते हैं। तो यानी डेफिनेशन क्या बनी, सुनना, बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument in writing provide an order to another person to pay a certain sum of money to himself or to the order of drawer या order of this person or bearer of the instrument। यानी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको एक ऑर्डर देगा कि इसको पेमेंट करो, इसके बिहाफ पर पेमेंट करो, या इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर आने वाले को पेमेंट करो।
ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, इस डेफिनेशन को जब मैंने तोड़ा तो मुझे एक बात पता लगी कि भैया ये जो पर्सन है ये या तो इसको पैसा देगा या इसके बिहाफ पर किसी और को भी दे सकता है। तो यानी इसका मतलब तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो गई इस तरह के ट्रांजैक्शन में। तीन तरह की पार्टी इन्वॉल्व हो गई। जरा इन पार्टी के नाम रख देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता अपन ऐसे बोलेंगे तीन पार्टी, तू दे ये दे, तो इनका नामकरण संस्कार करेंगे। सुनेंगे, जो पर्सन बिल ड्रॉ कर रहा है, यानी जो पर्सन गुड्स पर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, इस पर्सन को क्या बोला जाता है, ड्रॉअर बोला जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है, यानी जो इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट करने के लिए लायबल है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, हम उस पर्सन को ड्रॉई बोलते हैं। और जिस पर्सन को इसका पेमेंट रिसीव होगा, जिस पर्सन को इसका पेमेंट रिसीव होगा, उसे क्या बोलोगे, पे। तो हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट की तीन बेसिक पार्टीज हो गई। वन पार्टी इज ड्रॉअर, द सेकेंड पार्टी इज ड्रॉई एंड द थर्ड पार्टी इज पे। हाँ, अगर इस बिल का पेमेंट खुद ड्रॉअर को ही मिल रहा है तो ड्रॉअर कैन ऑल्सो बी पे। तो ड्रॉअर और पेई फिर एक पर्सन हो जाएंगे। अदरवाइज अगर वो पेमेंट किसी थर्ड पर्सन को मिल रहा है, थर्ड पार्टी को मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेई बोलते हैं। तो मैंने आपको दो बातें बता दी। पॉइंट नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड पॉइंट नंबर टू, आपकी पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ये पार्टीज होती हैं और इनके बीच में लिखा जाता है। बताइए, क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? बिल्कुल। बताइए भाई, रिया, सलोनी, पंकज, राधिका, क्लियर है दोनों टर्म्स? मैं भी लिखवा नहीं रहा हूं, मैं ये सब लिखवा दूंगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम बच्चों ने तो ये लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन वाला पार्ट वो मैं दोबारा लिखने के बजाय आपको सारा समझा रहा हूं। एंड देन लिखा हुआ जिनके पास नहीं है उनको एक बार मैं नोट्स किसी से भी लेकर भिजवा दूंगा, तो आप कॉपी कर लेना, ताकि आपको लिखने का जो टाइम हमारा यहां है वो कवर हो जाए। ठीक है, Yes, sir. चलिए आइएगा, मेरी बात को अब सुनना। तो दो बातें हो गई। अब एक और टर्म पर हम बात करते हैं। देखिएगा, आपने जब ये बिल लिखा तो इस पर्सन को ऑर्डर दिया कि भाई तुम क्या करना, 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। इस बात को इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया। तो ये जो 3 महीने हैं इसे बोला जाता है टर्म ऑफ द बिल। टर्म ऑफ द बिल, ठीक है। टर्म का मतलब मैं एक और चीज बोल सकता हूं, ड्यूरेशन ऑफ द बिल। बस ये बिल का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व यहीं तक रहेगा। इसके बाद इस बिल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बिल। अब यानी मेरा कहने का मतलब समझना, ड्यूरेशन को मैं समझाऊं तो मैं क्या बोलूंगा, डेट ऑफ बिगिनिंग
और डेट ऑफ एंड। ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसे आप बोलते हो ड्यूरेशन। इसे हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बिल। अब देखिएगा, ये जो ड्यूरेशन है इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है बिगनिंग के लिए। ये आप लोगों ने इनिशियल स्टेज पर पढ़ा भी होगा। एक तो होते हैं आफ्टर डेट बिल, एक तो होते हैं आफ्टर डेट बिल, और एक होते हैं आफ्टर साइट बिल। आफ्टर साइट बिल। बताइए कौन बताएगा आफ्टर डेट बिल का मतलब क्या है? यानी मैं क्या बोलूंगा, ड्यूरेशन विल स्टार्ट, ड्यूरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग। यानी अगर आपने आफ्टर डेट बिल लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ड्यूरेशन स्टार्ट होगा वो जिस दिन आपने बिल लिखा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन विल स्टार्ट ड्यूरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जब आप उस बिल को एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी जो ड्रॉई है वो उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, वहां से उसकी काउंटिंग अगर चालू होती है तो हम उसे बोलते हैं आफ्टर साइट बिल। बताओ क्या ये दोनों टर्म्स आप लोगों ने सुनी हुई हैं बचपन में? यस सर। यानी ड्यूरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ड्यूरेशन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है कि कहां से चालू होकर कहां एंड होगा। अच्छा जी, अब यहां पर एक और बात आती है, ये जो डेट ऑफ एंड ऑफ बिल है इसे बोला जाता है ड्यू डेट ऑफ बिल। इसे क्या बोला जाता है, ड्यू डेट ऑफ बिल। यानी आज बिल में लिखा हुआ अमाउंट ड्यू हो गया है एंड ड्रॉई इज लायबल टू पे द अमाउंट। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल एक्सपायर। ड्यू डेट का मतलब क्या बोलूंगा मैं, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल एक्सपायर इज नोन एज ड्यू डेट। फिर आपने बचपन में एक और चीज पढ़ी थी कि इसमें है ना 3 दिन जोड़े जाते हैं। क्या बोलते हैं उन 3 दिन को? ग्रेस पीरियड या डेज ऑफ ग्रेस, सुना है ये नाम? और इसके बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। लेकिन अब एक समस्या है, प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ थोड़ा अलग चलती है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस दिन को जोड़ने के बाद उसे ड्यू डेट भी बोल देते हैं कई बार, और मैच्योरिटी डेट भी बोल देते हैं। देखो मेरी बात फिर सुनना, थ्योरी अलग चलती है, प्रैक्टिकल लाइफ अलग चलती है।
प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब है जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली जाकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो चूंकि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो जनरली वो 3 दिन ऐड करके ही उसे बिल की क्या बोल देते हैं, ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट बोल देते हैं। मैं आपको फिर एक बात बताऊं, कई किताबों में इन दोनों डेट्स को डिफाइन अलग अलग किया गया है और कई बुक्स में ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद ही उसकी वैल्यू को बताया गया है। तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, इसे तो बोलते हैं ड्यू डेट, इसे बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, जब हम ग्रेस पीरियड उसमें ऐड कर देते हैं। बट हालांकि हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इनकी वजह से कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि हमें पता है अगर बिल लिखा है तो पेमेंट जो होगा वो 3 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद ही आपको लिया जाता है। तो बताइए, अब मैंने आपको 3 चीजें बता दी, 3 और डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, इन सब बातों को मैंने डिफाइन करवाया था, वो आप नोट्स में से कॉपी करेंगे। ड्यूरेशन का मतलब समझ आ गया, टर्म ऑफ द बिल, बिगिनिंग से लेकर एंड तक का टाइम, जहां से स्टार्ट होगा वो बिल की स्टार्टिंग डेट, वो 2 हो सकती हैं, आफ्टर डेट जो बिल होते हैं या जो आफ्टर साइट वाले बिल होते हैं। अगर आफ्टर डेट वाले बिल हैं तो ड्यूरेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, आफ्टर साइट है तो स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। 1 मिनट आप रुकना। और उसके बाद मैंने समझाया था 3 डेज का जो ग्रेस पीरियड होता है। बताइए, क्या मेरी यहां तक की बात सबको क्लियर है? बिल्कुल। Yes, sir. एक ही आवाज आती है बस यस सर में, तो बाकी तो है ही पता नहीं हम यस कहाँ हैं। Yes, सर। sir. मतलब मुझे बार बार टोकना पड़ता है तभी आवाज आती है। राधिका, आया क्या पॉइंट समझ में यहाँ तक का सारा? रिया, विजय, रिया नाटानी, साविका, Yes, यस चलिएगा। sir. ठीक है, जिनके पास भी ये नोटिंग नहीं है, मैं आज आपको वो भिजवा दूंगा एक बार, किसी से भी लेकर, किसी जिसने पूरा लिख रखा होगा, ताकि आप इन सारी डेफिनेशंस को क्या है नोट डाउन कर लेंगे, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आइए, उसके बाद अब आपकी 11th क्लास के पॉइंट पर आते हैं। जब आप 11th क्लास में थे तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही इस तरह का बनता था कि आपको वो एक बिल की डेट देगा, उसका ड्यूरेशन देगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। उसकी कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कशन करके बताता हूं। मान लेते हैं अगर आपकी जो ड्यू डेट है, जो ड्यू डेट आ रही है वो एक पब्लिक हॉलीडे आ जाए, वो एक पब्लिक हॉलीडे आ जाए। रिया बताएगी, रिया विजय, रिया बताओ, अगर आपकी ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है तो हम क्या मानते हैं? सर उसे प्रीसीडिंग वाली डेट ले लेंगे। बिल्कुल ठीक, हम ले लेंगे प्रीसीडिंग डे वाली डेट। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ जाए, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए, हाँ राधिका बताएगी। राधिका बताओ, कुछ याद है थोड़ा बहुत? राधिका, Yes, sir. ध्यान है क्या? अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है तो ड्यू डेट क्या मानी जाती है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे।
मैं आपको समझाता हूं राधिका, सुनना मेरी बात को। जैसे मान लो ये मैं हूं राधिका और ये आप हो, ठीक है। यस सर। अब क्या हुआ कि मैंने आपके ऊपर एक बिल लिखा और इस बिल की जो ड्यू डेट आई वो 15 अगस्त आ गई। क्या 15 अगस्त पब्लिक हॉलिडे का दिन है? यस सर। है। तो आपका ये जो चैप्टर है, जो बेसिकली ये चैप्टर है वो एक लॉ के चैप्टर से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी बिल लिखा और उसकी ड्यू डेट ऐसे दिन आ रही है जो ऑलरेडी पब्लिक हॉलिडे के रूप में डिक्लेयर्ड है, तो अब बताओ राधिका, आपको मुझे पेमेंट कब करना पड़ेगा? आपको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 14 अगस्त को। यस सर। बोलो क्लियर बिल्कुल। यस सर। यानी अगर डिक्लेयर्ड हॉलिडे है, जैसे संडे है, क्या संडे डिक्लेयर्ड हॉलिडे है क्या? यस सर। है ना भाई, संडे तो हॉलिडे ही है। अब मान लो आपका बिल की ड्यू डेट किसी संडे को आ गई, हमने जब बिल लिखा और उसके बाद काउंटिंग की तो हमें पता लगा कि जो ड्यू डेट थी ना वो 18 जून थी और 18 जून का संडे है। तो आपको यस अब वो पेमेंट मुझे कब करना पड़ेगा? 17 तारीख को, यानी शनिवार को करना पड़ेगा। क्लियर बिल्कुल। यस। यस सर। आओ अब अपन दूसरी सिचुएशन पर जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, मैंने आपके ऊपर बिल लिखा, हमने नो डाउट ड्यू डेट भी निकाल ली। ड्यू डेट आई 16 जुलाई। कुछ नहीं था, ना संडे था इस दिन, ना कोई हॉलीडे था। अब क्या हुआ, जब 16th, तो मुझे बताओ, जब पहले से पता ही नहीं था तो आप तो मुझे 16 तारीख को ही पेमेंट करोगे ना। यस सर। लेकिन 16 तारीख को अचानक से इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया। इमरजेंसी हॉलीडे। तो अब देखो, इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब ही यही है जिसका पहले से पता ना हो। हाँ, पहले से पता होता तो पेमेंट की डेट हो जाती 15 जुलाई। यस सर। लेकिन अब आपको पता नहीं है और अचानक से 16 तारीख को छुट्टी हो गई, तो आप पेमेंट कब कर दोगे? अब 17 जुलाई। 17 जुलाई। तो इसलिए दो रूल बने, अगर पहले से प्री डिसाइडेड हॉलीडे है तो आप एक दिन पहले पेमेंट करो, अगर उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है तो आप अगले दिन पेमेंट कर दो। बोलो, दोनों बातें क्लियर बिल्कुल। यस सर। चलो, और भी जने बताएं, यहां तक की बातों में किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, क्योंकि देखिए इन्हीं बातों से लेकर मैंने आपको बोला था जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव, बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आएंगी आपको ऑब्जेक्टिव जब करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि आपका पेपर ही ऑब्जेक्टिव है इतना। तो ऑब्जेक्टिव में आपको पता होना चाहिए हर एक चीज, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, कैसे उसमें हमें ड्यू डेट्स निकालनी है, कैसे अमाउंट्स की कैलकुलेशन है, क्या सब बातें, तो हम उनको आराम से करेंगे। हर चैप्टर के मैं आपको काफी सारे ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा जिसमें हमारे सारे पास्ट एग्जाम, हमारे मॉड्यूल के प्लस जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो सब कवर करेंगे हम, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाए। तो आज इतना ही पढ़ रहे हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ ली, डेफिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ लिया, कुछ और टर्म्स पढ़ी, आफ्टर डेट बिल क्या होते हैं, आफ्टर साइट बिल क्या होते हैं, इनके ड्यूरेशन, एंड डेट, ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड। अच्छा, ग्रेस पीरियड कितने दिन होता है? 3 days। 3 डेज का आपका ग्रेस पीरियड होता है। ये भी अकॉर्डिंग टू द लॉ है कि भाई एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 3 दिन आपको दिए जाते हैं ग्रेस पीरियड। ठीक है, इसके आगे हम कल बात करेंगे।